अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। इलेक्शंस के बारे में जो एक कन्फ्यूजन था, वो तो अब लगता है कि ख़त्म हो जाएगा और हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं और करते रहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इंटरवीन किया है, एक डिसीजन दे दिया है और उसके बाद अब सिचुएशन जो है वो उसके शेड्यूल भी उनका आ गया है, इंतखाबी शेड्यूल। और उसके बाद अब आगे क्या होगा, उसमें हम देखते हैं कि क्या हम उसमें आइंदा चंद दिनों में क्या-क्या चीज़ें होती हुई देखेंगे, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इंश्योर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। और इसके साथ-साथ जो बाकी पार्टीज़ हैं, उनके क्या मामला चल रहे हैं। ओवरऑल सारी सिचुएशन जो है उसको ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ लाहौर से हमें जॉइन कर रहे हैं बड़े भाई और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम इसरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है आपसे मुलाकात आज होगी, क्योंकि मैं आज देखें आज इंसिडेंटली मैं सोच रहा था कि आज का दिन ऐसा है कि जिसमें सलमान भाई से बात होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये जो मामलात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस पे आपकी जो मैं सोच रहा था कि जजमेंट है, एक तो जजमेंट उधर से आई है, एक जजमेंट आपकी भी थी। तो वो ज़रा मुझे बताएँ कि ये पूरे का पूरा मामला हुआ कैसे है? क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट सॉरी लाहौर हाई कोर्ट ने जो जिस तरीके से एक सिलसिला शुरू किया था, वो फौरी तौर पे उसको भाँप गया सुप्रीम कोर्ट शायद, और उन्होंने फ़ौरन उसको थ्वार्ट करने की कोशिश जो थी वो ठीक कर दी है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए इसरार भाई, बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इंतखाबात नहीं चाहते थे। हुँ, उसमें निगरान हुकूमत के लोग भी थे, उसमें सियासी हुँ, जमातें भी थीं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ लोग शामिल थे। और बार-बार एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इंतखाबात शायद मसाइल का हल नहीं होंगे। हुँ, लेकिन जो इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए थी इस काम के लिए, वो नहीं मिल पा रही थी। और हुँ, आपने देखा कि जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जिनकी रिपोर्ट्स बार-बार आ रही थी, वो एक ही चीज पर जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान ने अगर पॉलिटिकली स्टेबल होना है, तो उसे इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और हाँ, जितनी भी कोशिशें इंतखाबात को सबोताज करने की हो रही थी, यानी वो लोग जो 2-2 साल की कौमी हुकूमत भी बना रहे थे, वो लगता ये था कि कोई मामला आगे चल नहीं रहा। इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक जो एक्सटर्नल प्रेशर था, उसने इंतखाबात के बारे में जो कोई कोशिश भी हो रही थी कि इंतखाबात को आगे पीछे किया जाए, उसने उसको कामयाब नहीं होने दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि इंतखाबात जो है, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठा है कि जी। एक बयानिए की जो तलाश थी ना नवाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी को, हुँ, वो कल बनाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी आप हाँ, अंदाजा लगाइए, ये सारा का सारा मलबा जो है इस बात पे था कि पीटीआई पीटीआई था। इंतखाबात को सबोताज करना चाहती है और हाँ, पीटीआई ने इंतखाबात को पोस्टपोन करने की कोशिश की है। ये कल के अदालती फैसले से पहले भी, एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक पीएमएलएन का और बाकी जमातों का मौकफ सामने आ गया। मीडिया हाँ, में भी लोगों ने ये परसेप्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया कि पीटीआई इंतखाबात से भाग रही है। और कल चीफ जस्टिस साहब की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी या बाकी 2 जजेस की, उससे शायद ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि पीटीआई को शिकस्त हुई है और पीटीआई इंतखाबात से भाग रही थी और हमने इंतखाबात को एक ट्रैक के ऊपर लेकर आए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कल चीफ जस्टिस के बाद रिमार्क्स के ऊपर। यानी जरा उमैर न्याजी साहब की रिपोर्ट, जो उनकी पिटीशन थी ना जी, वो 2 नुक्तों के ऊपर बेस करती थी। एक नुक्ता यह था कि जनाब आप इंतजामी अफसरान के मुकाबले में अदालती अफसरान की मदद के साथ इंतखाबात करवाएं, डीआरओ जो लेने थे आपने। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि इंतखाबात को सबोताज कर दें, कहीं ये नहीं कहा कि इंतखाबात ना होने दें, इंतखाबात को पोस्टपोन कर दें। उनका एक नुक्ता था कि जनाब ये इलेक्शन जो है, ये इंतजामिया के मदद के साथ ना किया जाए, ब्यूरोक्रेसी की मदद के साथ ना किया जाए। अच्छा, फिर आगे उन्होंने उसकी मंतक भी दी। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, इंतखाबी उम्मीदवारों को जो है वो निशाना बना रहे हैं, हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है। और ये जितने भी डीसीओज हैं, ये अंडर द चीफ मिनिस्टर होंगे। यानी अब पंजाब में पीएमएलएन का गवर्नर है और पंजाब में ही मोहसिन नकवी साहब हैं जो एंटी पीटीआई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, केपीके के अंदर जो है वो जेयूआई के जो है समधी फजलुर रहमान साहब के, वो गवर्नर। गवर्नर है। अच्छा, अब इनकी मदद के साथ अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं, तो ये डीसीओ कितने बाख्तियार होंगे निगरान हुकूमतों के मुकाबले में। इसलिए ये उन्होंने इतराज उठाया था। अब दिलचस्प बात यह है कि जो पिटिशनर था उसका तो मौकफ ही नहीं सुना।
इलेक्शन कमीशन आया, उसने जो कहा, जैसे कहा वैसे मनोअन तस्लीम कर लिया गया। और जो खातून वो उन्होंने बात भी करने लगी थी, जो खातून बात करने लगी थी, उसको डांट के रख दिया, उसको भगा नहीं, दिया। फिर आप ये था ना कि आपने उमैर नियाज़ी साहब को बुला लेना था। जब आप सबको बुला रहे थे तो आप उनसे भी पूछ लेते कि भाई आप पिटिशनर के तौर पर क्यों गए थे। असल वीडियो में लिंक पे ले बात ये है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि जी पीटीआई इंतखाबात से भाग रही थी। हालांकि फजलुर रहमान का इंटरव्यू रिकॉर्ड का हिस्सा है, आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो जो ताजिर बरादरियां, वो जो उलमाए कराम के वफूद, वो जो अखबारात में लिखने वाले कालम निगार, तजियाकार जो कह रहे थे कि इंतखाबात नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई, उनको कोई तौहीन अदालत नहीं जारी की गई। बहरहाल मैं कहता हूं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने कर दिया, शेड्यूल भी जारी करवा दिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अब लगता ही है कि शायद उनका मसला जो है वो सिर्फ इंतखाबात करवाना था, इंतखाबात की शफाफियत को मैनेज करना और इंतखाबात की शफाफियत को इंश्योर करना उनका एजेंडा नहीं है। वो मसलन एक इस दफा भी पूरे लफ्ज नहीं खेल देखा में उन्हें। नहीं सर, बात यह है ना कि अब देखिए ना, आप इंतखाबात करवा दें, माजी में भी इंतखाबात होते रहे और इंतखाबात मुतनाज़ा होते रहे, अब भी आप इंतखाब करवा लें और इंतखाब को मुतनाज़ा बना दें, नतीजा क्या निकलेगा। अब सिर्फ इम्तिहान ये है कि अब आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है ना जी, कल रात से। अब आज के बाद पीटीआई को कितनी पॉलिटिकल स्पेस मिलती है इंतखाबी शेड्यूल के लिए। मसलन 22 से 25-26 तारीख तक जो कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं या वसूल करने हैं, कितने लोगों को आजादी होगी कि वो जो रुपोश है वो बाहर आए और आके अपने कागजात नामजदगी वसूल करें और अपने कागजात जमा करवाएं। ये देखना होगा कि जितने लोग जेलों के अंदर हैं, क्या इनको इंतखाबात लड़ने की इजाजत होगी, क्योंकि अभी तक तो उनको कोई सजा नहीं सुनाई गई और ये उनका राइट है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी? क्या पीटीआई को इंतखाबी जलसा करने की इजाजत होगी? और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने पंजाब में तमाम डीसीओस को 144 लगाने का इख्तियार भी दे दिया है, यानी जिस जगह पे चाहे डीसीओस 144 लगाकर और वो पीटीआई के लिए मसाइल पैदा करें कि जनाब यहां तो जलसा नहीं हो सकता, यहां 144 है, ठीक है ना। अब ये इलेक्शन कमीशन जो है अगले 10-12 दिनों के अंदर मजीद एक्सपोज होगा, अच्छे स्टाइल में या बुरे स्टाइल में। कल कहा तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जी पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल जाएगी, तो लेट्स सी के देखते हैं कि किस लेवल की वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। फिर आप ये देखिए कैसे अचानक ये खबर आई कि सारी सियासी जमातों ने इसके अंदर पिटीशन के अंदर फरीक बनने का फैसला कर लिया है। अच्छा वो खैर वो तो हुआ ही नहीं, बात वहां तक पहुंची नहीं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी ये जो सारा का सारा खेल हुआ है, पीटीआई को पहले दिन से कह रही है कि इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। आपने पहले पंजाब के इंतखाबात नहीं करवाए, फिर केपीके के इंतखाबात नहीं करवाए, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, और अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि पीटीआई इंतखाब को आगे चला चाहती है। अच्छा मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, अगर कोई सियासी जमात इंतखाब नहीं चाहती या दो जमातें इंतखाबात नहीं चाहती, इनकी कोई हैसियत नहीं होती किसाना साहब। आइन और कानून की बालादस्ती होती है ना, आइन ये कहता है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं तो आप करवाएं, किसी जमात को पसंद है नहीं पसंद है वो हिस्सा ले या ना ले, उसका मसला है। अब आप सियासी जमातों की बुनियाद के ऊपर क्या फैसले करेंगे कि इंतखाबात करवाने या नहीं करवाने, या जैसे फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि सिक्योरिटी के हालात है इलेक्शन ना करवाएं, तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे, आइन को पामाल कर देंगे? ये एक अजीबो गरीब मंतक जो है निकाली जा रही है कि जी सियासी जमात नहीं चाह रही। तो भाई सियासी जमातें चाहें या ना चाहें, आपको आइन को प्रिवेल करना है ना, आप आइन को फॉलो करें और उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएं। अब सारा खेल ये है कि इस वक्त पीएमएल-एन जो है वो पंजाब में मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जेयूआई और एएनपी मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार है, वहां सिक्योरिटी के रीजंस भी आ रहे हैं। अच्छा अब एक और चीज बड़ी मैटर होगी, अगले 1.5 महीने 2 महीने जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें केपीके की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर वहां सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज आते हैं तो फिर सवाल आ जाएगा कि जी इंतखाबात कैसे होंगे, ठीक है ना जी। तो इसलिए अब एक चैलेंज ये है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट वो उसको इंश्योर करे। अच्छा इसमें अभी तक वो लेटर हमने अभी तक नहीं देखा सलमान भाई, जो लेटर आना था वजारत दाखिला की तरफ से वो अभी तक नहीं आया, 7 तारीख को आना था वो। जी और फिर आप एक और मजेदार खेल देखें, सरफराज बुख्ती साहब जो है वो पहले केयर टेकर वजीर इंटीरियर मिनिस्टर रहते हैं,
और जब उन्होंने ये इंतखाबात करवाने थे तो शेड्यूल जारी होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक अजीब मजाक है। यानी आप यहाँ पर इंजॉय करने आए थे, आपने तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना था। आपने इंतजार किया कि इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो मैं जाकर इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है ना। ये जो एक हमारा यहाँ एक सारी की सारी, मैंने आपको कहा था ना, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मसला है, ये पाकिस्तान में बुरी तरीके से पिट गया है। अब इससे बाहर निकलना होगा। ये मजाक है बकायदा। और आप ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसी के जरिए इलेक्शन करवाएं जैसे हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, और अपने इदारों को इतना मुस्तहकम कर दें, इतना स्टेबल कर दें कि वो वहां पर कोई इंटरवीन ना कर सके इलेक्शन के अंदर कोई भी गवर्नमेंट। ये जो निगरानों का जो मामला है, ये मैं समझता हूं बड़े बुरे अंदाज से पाकिस्तान के पॉलिटिकल तजर्बे में फेल हो गया है। इसकी कोई अहमियत नहीं है, और ये बाकायदा पार्टीजन बन जाते हैं और कुटपुतली बन जाते हैं, कमजोर होते हैं। जो इनको लाते हैं ये उनके मरूने मिन्नत होते हैं, और उन्हीं के एजेंडे के मुताबिक फिर चीजों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहरहाल 8 फरवरी को, अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन होना है, इलेक्शन का होना और इलेक्शन की शफाफियत का होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब इसमें देखेंगे कि रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बात है कि ये दो चीज़ें अलग-अलग हैं, एक है इलेक्शन होना और एक है साफ और शफ़ाफ इलेक्शन होना। ये बिल्कुल गलत है कि ये कहा जाए कि ये इलेक्शन हमने करवा ली तो बड़ा काम कर लिया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हो जाएँ और उसके बाद स्टेबिलिटी ना आए तो फिर उस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1971 में भी ये जो हमने देखा था, वो भी यही हुआ था कि इलेक्शन हो गए और उसके बाद फिर जो स्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। फिर जो कुछ हुआ अपने आप वो हिस्ट्री है, और आज 16 दिसंबर का दिन भी है। तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से भी ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि उस वाक़ये को सामने रखते हुए क्या हमने कुछ सबक सीखे हैं? आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या हमें लग रहा है कि हमने कुछ सबक सीखे हैं या हमें सबक सीखने की मज़ीद कुछ ज़रूरत है? देखिए, अगर हमने सबक सीखा होता तो आज पाकिस्तान यहाँ ना खड़ा होता जहाँ वो खड़ा है। हमने अपने दाखिली मामलात को, अपने इलाकाई मामलात को, अपने खारजी मामलात को, अपनी आवाम की हालत को बदला होता उस माजी की गलतियों को बुनियाद बनाकर। हमने तो नहीं सीखा। हमने तो एपीएस का जो वाकया हुआ उसके बाद भी आप देखिए, वो एक बड़ा दूसरा बड़ा सानिया पाकिस्तान में हुआ दहशतगर्दी के तनाजुर में, और हमारे जवानों ने, हमारे फौजियों ने, हमारी एजेंसियों ने जिस तरह से उसके अंदर, उस पूरी जंग के अंदर कुर्बानी दी, लेकिन सियासी महाज पर हम उस कामयाबी को उस तरह से समेट नहीं सके जैसे हमें समेटना चाहिए था। और अभी भी आप देखिए ना कि आप अगर एक डेमोक्रेटिक मॉडल के मुकाबले में अनडेमोक्रेटिक मॉडल, डिक्टोरियल मॉडल या हाइब्रिड मॉडल के साथ ऑपरेट करेंगे, या अपनी मईशत को खुद ग्रो करने की बजाय आलमी इदारों की मरूने मिन्नत मईशत को चलाने की कोशिश करेंगे, या इदारों के मुकाबले में अफराद को मजबूत बनाएंगे और अफराद जो है वो आइन और कानून से बालातर हो जाएं, तो इसका मतलब है फिर आपने कुछ नहीं सीखा। आपका अदालती निजाम, अब मैं देख रहा हूं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ अदालती निजाम जो है वो पंजाबी फिल्में होती थी ना सुल्तान राही की, उस तरह से चलाने की कोशिशें की जा रही है। यानी ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स के तौर पर, मीडिया रेटिंग की बेसिस के ऊपर, उसमें रिपोर्टर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जजेस भी हैं, सब शामिल हैं। अब आप देखिए ना कि ये जो एक जज दूसरे जज को खत लिख रहा है, दूसरा जज तीसरे जज को खत लिख रहा है, एक दूसरे के साथ खतो किताबत हो रही है, ये सारे मामलात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन कहाँ जा रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कसाना साहब, कि आपको जब तक कोई बड़ी एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म इनके अंदर नहीं होगी, ये मसले हल होने वाले नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूं कि हम पहले भी जब 71 की बात की जा रही है, तो जिस तरह से मुल्क दो लख्त हुआ, और आज भी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां अगर हमने अपनी इस्लाह ना की, अपने इदारों को मजबूत ना बनाया, अपने सियासी और जमहूरी निजाम को मजबूत ना बनाया, हमने अपनी सियासी जमातों को मजबूत ना बनाया, हमने अपनी मईशत को बेहतर ना बनाया, इंसाफ के निजाम को बेहतर ना बनाया, तो हम दोबारा उसी तरह के हादसात में जाएंगे जैसे पहले जाते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो बदमनी है, जो फाटा वजीरिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, और ये जो अभी नया पख्तून नेशनलिज्म हम देख रहे हैं, ये सारे सवालात हैं सर, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, और माजी के तजुर्बों से सबक सीखना चाहिए। सबक सीखना चाहिए, और ये जो आपने बात की है कि मजबूत करना चाहिए और इदारों को मजबूत करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे इदारे हैं, उनकी मजबूती का तो ये आलम है कि यूँ लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन जैसे जो इदारे हैं, जो कि आईनी इदारा है, वो रिपोर्ट कर रहा है नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को, इसहाक डार को, और आपने ये देख लिया कि इसहाक डार ने इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो उसको ट्वीट कर दिया
और बाद में कहा जी कि नहीं वो तो गलत था और वो फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर से जो लोग हैं वो इनको अभी तक रिपोर्ट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि जी हम ये आपको स्केड्यूल हम भेज रहे हैं, आपको पसंद आए तो हमें बता दें, ये इसमें कोई चेंज करनी है। तो ये ऐसे तो नहीं लेकिन ना इदारे ये जो मजबूत होते ना जी। देखिए ना, ये जो सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब को हासिल हुई है, ये मैं तो नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जनाब ये हाँ, जो पंजाब का पूरा सेटअप है और फेडरल गवर्नमेंट का जो निगरान सेटअप है, ये नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से बना है। और मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बताया कि हम शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक अब भी काम कर रहे हैं, यानी कि अब जब काकड़ साहब के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब का हुक्म चलता है। पंजाब में जो कैबिनेट की तश्कील हुई, पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली हो रही है, उसमें पीएमएलएन शामिल है। इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, अब आप मुझे बताइए, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया? अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने के बाद कोई पार्टी दोबारा अरेंजमेंट करके अपने इलेक्शन शो कर देती है, उसको भी चैलेंज किया, मुझे बता दें। अच्छा, अब एक खास पार्टी के इंतखाबात को मुतनाजा बनाना किसके एजेंडे का खेल है, मुझे बताइए। ये मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहां जब आप इदारों को इस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए, वो चाहे वो नैब हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो फिर बाकी बचता क्या आपके पास, मुझे बताइए। अब आप इस इलेक्शन कमीशन को आप ऐसा करें, मेरी बात को छोड़े, मेरी बात में वजन ना हो, आप जरा आम आदमी के पास जाए, माइक उठाकर पूछें कि ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या गैर जानिबदार है। आपको 1 मिनट के अंदर वो उनको बता देंगे कि ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की हालत ये है कि निगरान बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट की निगरान हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत, बाज लोग जो मुस्लिम लीग नून के लोग आए ना जी अपनी पार्टी का टिकट लेने के लिए मॉडल टाउन में, वो सरकारी गाड़ियों के अंदर आए हैं बकायदा, और अंदाजा सरकारी लगाया। गाड़ियों तक वहां पहुंचे हैं। और कल ये दुनिया टीवी के हमारे रिपोर्टर हैं हसन रजा साहब, उन्होंने वो बकायदा गाड़ियां नंबर भी दिखाई कि जनाब किस अंदाजा तरह से लगाया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की मदद गाड़ियों में बैठकर आकर यहाँ इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। अब ये जो सारा सेटअप बना है, इस पे बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को भी इतराज है, इस पर जो है पीटीआई भी इतराज कर रही है। हम भी देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सारा खेल सजाया जा रहा है, यानी इंटीरियर मिनिस्टर जो है और प्राइम मिनिस्टर जो है या गुजरा जो है, जिनका काम इलेक्शन को कंडक्ट करना है और अपनी हाँ, गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना है, वो बकायदा एक पार्टी के खिलाफ तोपखाना खोल के बैठ जाते हैं, बताते हैं कि जनाब ये पार्टी ठीक नहीं है। भाई आपको किसने ये राइट दे दिया कि आप एक पार्टी के बारे में बात करें? ये अवाम फैसला करेगी, आप इलेक्शन करवाएं। हाँ, वो पंजाब के बिल्कुल। वजीर हों, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, निगरान वजीर आजम हो, इंटीरियर मिनिस्टर हों, सब शुरू हो जाते हैं आपके सामने। तो ये जो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन इस सारे मामलात में बेबस है। अच्छा, कल झूठ हाँ, बोला गया कि जनाब तमाम डीसीओ जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। ये तो इस्लामाबाद का बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर तो तब्दील नहीं करा सका इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, बिल्कुल। बार बार करने के बावजूद। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जरा देखिएगा ये जितने डीसीओस को जो डीआरओ का खिताब मिला है, मेरा ख्याल है कि विद इन 15-20 दिन पहले इनमें से बेशतर लोगों को, पुराने लोगों को तब्दील करके अपनी मर्जी के लोग लाए गए और हाँ, फिर हाँ, उनको ये सारा ओहदा दिया गया है। तो ये जो इंजीनियरिंग हो रही है इंतखाबात से पहले, आप कर लें। पाकिस्तान में ये कोई नया खेल नहीं है, हमेशा से हर इंतखाबात में, इंतखाबात से पहले इसी तर्ज की एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग होती है, लीगल इंजीनियरिंग होती है, कानूनी हाँ, बुनियादों पे किसी को नॉकआउट किया जाता है, किसी को आउट किया जाता है, किसी को इन किया जाता है। वो खेल आज भी जारी है, आज उसमें ज्यादा शिद्दत देखने को मिल रही है, ज़्यादा शिद्दत जो इस वक्त है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में नजर आ रहा है। लेकिन अब जी, देखते हैं, जो मैंने आपको कहा है कि अगर अगले 10-12 दिनों में, 15 दिनों में आपको सिचुएशन पीटीआई के बारे में तब्दील होती हुई नजर नहीं आएगी, तो ये इलेक्शन से पहले मुतनाजा हो जाएगा और इस इलेक्शन की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत हो या इस इलेक्शन की बुनियाद पर बनने वाला सियासी निजाम हो, वो क्रिटिकल स्टेज पे जाएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा, लोग उस पर सवालात ये उठाएंगे, फिर वो ये फिर बुरहान को इलेक्शन पैदा नहीं रहेगा। करेगा, नाजराई को पैदा हाँ, करेगा, टकराव को पैदा करेगा और उसका नतीजा ये जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर सवालिया निशान लगेंगे। ये फिर इलेक्शन नहीं, फिर सिलेक्शन होगा और अल्लाह ना करे कि ऐसी हालात जो हैं वो हम देखें। लेकिन एक चीज़ ज़रा इम्पोर्टेंट हुई है, वो ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, वो अमेरिका के दौरे पे हैं और उनकी मुख्तलिफ लोगों से, डिफेंस वालों से भी मुलाकात हुई है और आज हमने देखा कि उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं, टोनी ब्लिंकन, उनके साथ भी हुई है। तो इसके बाद आप समझते हैं कि कुछ चेंजेस वग़ैरह पाकिस्तान में आएँगी या कुछ आप समझते हैं कि वो मामला जो पहले से चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे? अमेरिकन्स ने क्या कहा होगा जी
आर्मी चीफ साहब को? देखिए, एक बात तो इस्लामाबाद में खबर ये गर्म है कि शायद मौजूदा निगरान वजीर आजम जो हैं उनकी तब्दीली हो सकती है और अच्छा। उनसे कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सवालात इस्लामाबाद में ज़ेर बहस हैं, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि कितने हकीकत पर मबनी है। लेकिन जब आप देखिए, जब इस तरह के दौरे होते हैं तो उन दौरों की एक सियासी अहमियत होती है और उन अहमियत की बुनियाद के ऊपर कुछ फैसले होते हैं। अमेरिकन को भी पता है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और हमारा एजेंडा क्या है, हम कितना उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, कौन सी बात मनवा सकते हैं, कौन सी बात को आगे लेके चल सकते हैं, कहाँ अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजों को मनूवरिंग कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के पास भी है कि पाकिस्तान जब जा रहा है तो अपने कंसर्न जो है खासतौर पर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो शेयर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से काफी मसाइल का सामना है और वो जो टीटीपी के हवाले से जो हमें इस वक्त सपोर्ट चाहिए अमेरिकन की, वो भी दरकार है। फिर हो सकता है कि अमेरिकन भी जो है वो अफगानिस्तान में कुछ और करना चाहते हो, कुछ नया एडवेंचर करना चाहते हो, उसमें पाकिस्तान की जरूरत हो। तो इसलिए आप देखिएगा कि हमारी जो सियासी तब्दीली है का जो अमल है और जो हमारे यहाँ इंतजामी बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे या एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे कुछ फैसले किए जाते हैं, उसका यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में एक ताल्लुक जो है इस दौरा अमेरिका से भी होगा और देखना ये होगा कि ये जो दौरा है ये किस हद तक जो है पाकिस्तान को स्टेबल करता है। क्योंकि देखिए ना, बात ये है, पाकिस्तान को इस वक्त रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए किसाना साहब। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो दो तरफा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब मसला ये है कि हम ये एक तरफ इधर फंसे हुए, दूसरी तरफ हम यहाँ फंस के रह गया कि हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस है वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा और जब वो रिजॉल्व नहीं हो रहा उसके नतीजे में इकोनॉमिक इश्यूज भी आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं वो लगता ही है कि वायबल नहीं होगा, उससे और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो हम तो अभी तक अपने इंटरनल एडवेंचर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना। आप तो बाहर इसमें कब जाएंगे? इनके आने के बाद फिर आप समझते हैं कि जो पीटीआई के ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है उसमें कुछ नरमी आएगी या मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद आपको नजर तो आएगा कि पीटीआई के लिए कुछ नरमी पैदा होगी, लेकिन ये सिलेक्टिव होगी, यानी कुछ लोगों के लिए रियायत होगी और कुछ उम्मीदवारों के लिए जो जरा सख्त गिर है उनके लिए सख्त मसाइल का सामना होगा। उनको इतनी आसानी से इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा यह कि उनकी इंतखाबी मुहिम को डीसीओस तंग करेंगे और निगरान हुकूमत तंग करेगी, मुकामी पुलिस तंग करेगी, आजादाना बुनियादों पर इंतखाब करने की, लड़ने की इजाजत शायद उस तरह से हर एक को ना मिल सके। तीसरा यह है कि बड़े बड़े जलसे जो है वो शायद ना हो सके सिक्योरिटी रीजंस की बेसिस पे और ये एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ना बाकी जमातें बड़े बड़े जलसे करें ना कोई और करने की कोशिश करे, तो इस तरह का एक माहौल बनाया जाएगा। यानी इलेक्शन जो है गिरफ्तारियां बंद होंगी। अभी शेर अफजल मरवत को भी पकड़ लिया है उधर, उसको भी उसके ऊपर भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है। मैंने आपको कहा है ना कि जो पीटीआई के सख्त गिर एलिमेंट्स है ना जी, उनके खिलाफ एक्शन होता रहेगा, वो जारी रहेगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसकी वजह यह है कि ये खौफ इसलिए पैदा करना है ताकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वोटर तक जाए और वोटर जो है वो इलेक्शन डे वाले दिन घर से बाहर ना निकले। क्योंकि अभी जो खतरा है ना, खतरा ये नहीं है कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन उम्मीदवार नहीं होगा। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लोग अगर उसको वोट देने के लिए बाहर निकल आए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये होगी कि इन्वायरमेंट को इतना अनसर्टेनिटी के अंदर रखा जाए, इतना खौफ के अंदर रखा जाए, आजादाना बुनियादों पर चीजें निकल के सामने ना आए, लोगों को ये डर और खौफ हो कि यार हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। तो एक ऐसी मुझे लगता है कि जैसे एक खौफ के साए के अंदर इंतखाबात करवाकर, इंतखाबात से जान छुड़ाकर उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाएगा कि देखिए ना हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाए। और मुझे ये भी खदशा है, आप ये भी खदशा है कि आने वाली जो हुकूमत होगी वो इनडायरेक्टली कौमी हुकूमत होगी और उसमें तमाम जमातों को शामिल किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो पीटीआई से लोग जीत कर आए उनको भी मजबूर कर दिया जाए कि वो उस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाए या अपना एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, जैसे राजा रियाज ने बनाया था कौमी असम्बली, और वो कहें जी हम तो हुकूमत के साथ हैं। तो ये होगा कि एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप को शक्ल निकल आए, उस तरह की कोई चीज हो जिसमें कोई अपोजिशन उस तरह से ना हो और पीटीआई के लोग जो जीत कर भी आए तो उनको एक और मसाइल का सामना हो कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको पता चले कि उसके अंदर एक और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो बना दिया गया है। तो ये भी एक खतरा मौजूद है कि आने वाला जो निजाम है, यानी आपको पता है 3 तरह की होती है रिगिंग। एक होती है प्री पोल रिगिंग जो इस वक्त चल रही है,
एक है जो इलेक्शन डे के अंदर आपने करनी है, और तीसरी ये है कि वो जो इलेक्शन डे के बाद हुकूमत साजी का जो अमल होता है उसमें आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं और एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। तो उसमें आप जोड़ तोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, किसी के इत्तेहाद को उधर जोड़ देते हैं, किसी को इधर जोड़ देते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, कलीदी किरदार जो है ना वो छोटी जमातों का होगा। ये जो बाप पार्टी है, ये एएनपी है, ये जो जेयूआई है, ये जो एमक्यूएम है, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है टाइप, इस तरह की जो जिनके पास 5-5, 7-7, 8-8 लोग होंगे ना जी, ये इनकी मदद के साथ इनको ये ब्लैकमेल करेंगे बड़ी जमातों को। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी जमात इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जाए, क्योंकि गेम कार्ड ये है कि किसी भी जमात को अक्सरियत ना मिल सके। अब आप देखिए ना, ये जो मंसूबा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का, ये क्यों है? अगर आपने एक जमात को मजबूत हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी और पीएमएनएन मौजूद है। आप उनके मुकाबले में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो खेल सिनेरियो हमें समझ आ रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि ये इलेक्शन जो है, अगर इस इलेक्शन के नतीजे में भी स्टेबिलिटी ना आई, तो ये जो दुनिया के अंदर एक मफहूम है डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में जी, इलेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी को लाते हैं। तो अगर आपके यहाँ स्टेबिलिटी ना आई तो फिर आप क्या करेंगे? यही तो मसला है ना। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि आई हेट टू ब्रिंग दिस अप एवरी टाइम, वो जो बल्ले वाला निशान है उसके ऊपर हमेशा डिस्कशन हमारी होती रहती है। आप कहते हैं कि नहीं मिल जाएगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसमें आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वाकईतन बल्ले इनको दे देगा पीटीआई वालों? देखें, अगर बल्ले का निशान ना मिला ना तो ये इलेक्शन और ज्यादा डिस्क्रेडिट हो जाएगा, और आप इंश्योर कर देंगे कि जनाब आपने एक पार्टी के खिलाफ विक्टिमाइजेशन की है। ये इसलिए बल्ले का निशान देना मेरे नजदीक इसलिए जरूरी है, आखिर तक इनको अनसर्टेनिटी के अंदर रख के दे दिया जाएगा और उन पे तलवार लटकती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने उनको बल्ले का निशान ना दिया तो इसका मतलब है कि फिर आप जब शेड्यूल आ गया है, अब शेड्यूल आने के बाद तो आप कुछ और नहीं कर सकते ना जी। शेड्यूल आने के बाद कुछ और करेंगे तो फिर पूरा इलेक्शन प्रोसेस मुतनाज़ा हो जाएगा। और इसमें भी मैं एक और आपको बताऊं, इस बात का इम्कान भी है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन पीटीआई दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और वो जाके कहेगी कि जनाब आपने तो इलेक्शन को इंश्योर किया है, शफाफियत को इंश्योर किया, वेयर इज द लेवल प्लेइंग फील्ड? हमारे तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो लोग इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, वहां 144 लगा दिया जाता है जहां इलेक्शन होता है। तो ये सारे सवालात भी उठेंगे। तो मुझे इसमें भी है कि पीटीआई एक दफा फिर रुजू करेगी इसकी तरफ, अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और जाके कहेगी कि जनाब ये इलेक्शन जो है इस तरह से हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है किसी भी लेवल पे इमरान खान के लिए? इलेक्शन से पहले कोई रिलीफ नहीं है। ये इलेक्शन जो है माइनस इमरान खान होगा, और ये इलेक्शन जो है माइनस पीटीआई करवाने का खेल खेला गया है। अब इसमें कितनी कामयाबी होती है, इसकी वाहिद कुंजी जो है मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि कितनी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकलते हैं। अगर वोटर बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले तो ये जो गेम प्लान है पहले से बनाया गया ये खराब होगा, और अगर वोटर उसी तरह से निकले जो खौफ की कैफियत मैंने आपको बताई है, तो फिर ये गेम प्लान इनका कामयाब हो सकता है। पीटीआई के लिए कोई रास्ता अगर निकलेगा तो शायद इलेक्शन के बाद, और लीडरशिप के लिए इलेक्शन के बाद निकाला जाएगा और कोई एक अपोजिशन के तौर पर उनका रोल निकाला जाएगा। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि कितनी लचक दिखाते हैं पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब, क्योंकि अभी तक का जो सिनेरियो है कसाना साहब, वो तो किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखा रहे, मैं आपको बताऊं। और ये जो अभी मरवत साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसका भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं किया केपीके के अंदर। यानी आप उनको गिरफ्तार करना चाहते थे, आप उनको केपीके से गिरफ्तार कर लेते यार। लाहौर से गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि आप सुबाइयत को भी ऐसी बिला वजह उसके अंदर ना हवा लगा रहे हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला, देखिए बात सिंपल सी है, अगर कोई 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है आप जरूर सजा दें, ये मैं नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 9-9 महीने गुजरने के बाद उनको आपने जेलों में रखा हुआ है और उनके खिलाफ कोई मुकदमों का ना आगे प्रोसेस चल रहा है, ना उनको कुछ की। बल्कि अभी देखिए ना, खदीजा शाह को आपने कोयटा पहुंचा दिया है, बलूचिस्तान पहुंचा दिया है। मेरा मतलब है कि ये इस तरह के माहौल को जरा अब कूल होना चाहिए। मैं बार बार बात करता हूं तो मेरे दोस्त कहते हैं यार आप बहुत ज्यादा रिकंसिलेशन की बात करते हैं, कहां होगी रिकंसिलेशन? मैंने कहा यार देखो, रिकंसिलेशन हो या ना हो, हमारा काम यह है कि हम बार बार दस्तक देते रहे, नॉक करते रहे कि भाई इन मसलों का जो हल है
वो मफामत के साथ है। राइट। डेमोक्रेसी तो नहीं सिखाती है सर। डेमोक्रेसी ना एब्सोल्युटली, जंग बिल्कुल ठीक। दिखाती है, ना बंदूक का रास्ता दिखाती है, ना ताकत का इस्तेमाल दिखाती है। वो ये कहती है बिल्कुल, कि नॉकिंग करो, डायलॉग की तरफ जाओ, रिकंसिलिएशन की तरफ जाओ। रिकंसिलिएशन से बिल्कुल। मुराद ये नहीं है कि आप कोई मुकमुका कर लें। हाँ, हाँ। रिकंसिलिएशन से मुराद ये है कि आप एक असूली तौर पर ये नुक्ते पे इत्तेफाक करें कि हमें कुछ बातों पर इत्तेफाक करके पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड की तरफ लेके आगे जाना लेके जाओ। पड़ेगा। और उसमें बिल्कुल। एक फरीक नहीं है, उसमें सियासी फरीक भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें इदारे भी हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है। सबको अपने-अपने बिल्कुल, एक-एक कदम पीछे हट के अपनी-अपनी पोजीशन से पीछे हटना बिल्कुल पड़ेगा सही। और आगे के लिए वे फॉरवर्ड निकाल के रास्ता निकालना पड़ेगा। ये जो तभी सियासी है। इख्तिलाफात इस वक़्त सियासी दुश्मनी में चले गए ना सर, हाँ, इसको हर हाँ। सूरत में खत्म होना चाहिए। वरना ये बिल्कुल सही। इंतखाबी मुहिम के अंदर भी आपको वो रिफ्लेक्शन नज़र आएगी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ-साथ एक जिसे कहते हैं ना बैड टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है, हाँ, उसको हमें हाँ। दिखाएगी जिससे और ज़्यादा तल्खियाँ पैदा हों। चलें, अल्लाह करे कि आपकी बात सुनी जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू अस्सलाम वेरी वालेकुम। मच। थैंक थैंक यू। यू जी।